सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन बार बार की हार के बाद राजनीति छोड़ देते, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाने का सपना त्याग देते, अगर गैलीलियो दुनिया की हंसी उड़ाने से डर जाते, तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे और अज्ञान में डूबी होती। सच यह है कि आपकी कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि कल तक जो लोग आपको छोटा समझते थे वो भी झुककर आपको सलाम करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है अपने अंदर वो आग जगाना जो कभी बुझती ना हो। आज हम नेपोलियन हिल की प्रिंसिपल्स पर चलकर समझेंगे कि सफलता की असली ज्वाला कहां से आती है और कैसे उसे जलाए रखें। चैप्टर 1, आग कहां से आती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो अपने आप से पूछता है, मैं क्यों यहां हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। और इसी सवाल का जवाब है आग, यानी बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल ने बहुत गहराई से कहा था, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। यानी कामयाबी की शुरुआत उम्मीद या ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि एक जलती हुई चाह से होती है जो इंसान को रातों की नींद और चैन छीन ले। अगर ये आग नहीं है तो सबसे बड़ा विजन भी अधूरा है। सोचिए, थॉमस एडिसन अगर सिर्फ ख्वाहिश करते कि काश एक दिन अंधेरे को रोशनी में बदल सकूं, लेकिन बर्निंग डिजायर न रखते, तो शायद आज भी इंसान अंधेरे में ऑयल लैंप्स और कैंडल्स पर निर्भर होता। एडिसन ने 10,000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। हर बार उनका लैंप बुझ गया, हर बार फिलामेंट्स टूटे, लेकिन उनका डिजायर बुझा नहीं। यही डिजायर उन्हें ऑर्डिनरी इन्वेंटर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर बना गया। यही डिजायर था जिसने दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। और यही प्रिंसिपल हर महान इंसान के जीवन में कॉमन थ्रेड की तरह मिलता है। अगर हम 1900 से पहले के महान लोगों की कहानियां देखें तो एक बात साफ नजर आती है, बर्निंग डिजायर के बिना कोई महान खोज, कोई महान उपलब्धि और कोई महान आंदोलन संभव नहीं हुआ। गैलीलियो गैलीली को देखिए, जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, तब गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से देखा कि धरती नहीं बल्कि सूर्य केंद्र है। पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। चर्च ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, ट्रायल हुआ, सजा मिली, लेकिन बर्निंग डिजायर ने उन्हें सच्चाई बोलने से रोका नहीं। यही डिजायर था जिसने फ्यूचर जनरेशंस को नया विजन दिया। आइजैक न्यूटन की कहानी भी ऐसी ही है। न्यूटन ने जब ग्रेविटी का नियम लिखा तो लोग उसे सिर्फ एक एप्पल गिरने की घटना मानकर नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन न्यूटन का डिजायर था कि दुनिया के नियमों को समझा जाए, डिकोड किया जाए। यही बर्निंग डिजायर उन्हें रात दिन कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस में डुबोकर रखता था। परिणाम, पूरी साइंस की दिशा बदल गई। अब सवाल है, ये आग आती कहां से है? क्या ये जन्मजात गिफ्ट है या कोई भी इसे पैदा कर सकता है? सच ये है कि डिजायर को कोई भी इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। डिजायर पैदा होती है क्लैरिटी से, जब आपको साफ पता हो कि आप क्यों कुछ हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग लाइफ में गोल्स तो रखते हैं, लेकिन रीजंस क्लियर नहीं होते, और जब रीजंस क्लियर नहीं होते तो डिजायर कभी आग में नहीं बदलती। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बार बार कहा कि सबसे पहले लिखो, वाई डू यू वॉन्ट सक्सेस। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्यों सफल होना चाहता हूं। जब तक ये क्यों गहराई से आपके दिल को न छू ले, तब तक आपकी चाहत ख्वाहिश भर है, आग नहीं। बर्निंग डिजायर की एक और खासियत है, ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। एक ऑर्डिनरी इंसान जो हर दिन अपनी जॉब कर रहा है, अपनी रूटीन में जी रहा है, वो भी अगर किसी मिशन के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। अब्राहम लिंकन को देखिए, उनका बचपन गरीबी में बीता, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम मिली, बार बार इलेक्शंस हारे, डिप्रेशन से जूझे, लेकिन उनका बर्निंग डिजायर था अपने देश की सेवा करना और स्लेवरी के खिलाफ खड़े होना। यही डिजायर उन्हें बार बार गिरने के बाद खड़ा करती रही, और यही आग 1860 में उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना गई। बर्निंग डिजायर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एनर्जी पैदा करती है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप आता है, आपको कोई पुश नहीं करना पड़ता। इमेजिन कीजिए, अगर एडिसन को हर सुबह कोई कहता कि जागो, एक्सपेरिमेंट्स करो, तो वो कभी 10,000 फेलियर्स तक नहीं पहुंचते। लेकिन बर्निंग डिजायर ने ही उन्हें हर असफलता को एक लेसन की तरह देखने पर मजबूर किया। डिजायर आपको ऑब्स्टिकल से लड़ने की ताकत देता है, क्योंकि आपके सामने आपका बड़ा विजन खड़ा होता है।
साइंस भी यही कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब इंसान किसी चीज को इंटेंसली डिजायर करता है तो उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन और फोकस को बढ़ाता है। यानी बर्निंग डिजायर सिर्फ इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रियलिटी है। यही केमिकल आपको बार बार कोशिश करने पर मजबूर करता है, आपको रेस्टलेस रखता है जब तक आप गोल अचीव न कर लें। यही कारण है कि बिना डिजायर के कोई भी सिस्टम, कोई भी रूटीन, कोई भी मेहनत टिकती नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप इस आग को कैसे पैदा कर सकते हैं? लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है। हर सुबह लिखिए, आज मैं क्यों सफल होना चाहता हूं। जब आप रोज ये लिखते हैं तो आपका दिमाग क्लैरिटी से भरता है, और क्लैरिटी ही आग का फ्यूल है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे पैसे कमाने हैं तो ये वीक डिजायर है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता हूं, उन्हें बेहतर लाइफ देना चाहता हूं और अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहता हूं, तो ये रीजन गहरा और पावरफुल है। यही रीजन आपके अंदर आग जलाएगा जो आपको रात दिन काम करने पर मजबूर करेगा। बर्निंग डिजायर का मतलब सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है। डिजायर वो है जो आपकी सोल को ड्राइव करे। न्यूटन का डिजायर था नॉलेज के लिए, गैलीलियो का डिजायर था ट्रूथ के लिए, लिंकन का डिजायर था जस्टिस के लिए। इसीलिए आपको भी अपना वाई ऐसा चुनना है जो आपकी सोल से जुड़ता हो। यही फायर आपको हर डिस्ट्रैक्शन और हर ऑब्स्टिकल से ऊपर उठने की ताकत देगा। और याद रखिए, बर्निंग डिजायर हमेशा टेस्टिंग से गुजरती है। जब आप किसी बड़े गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपको बार बार चैलेंजेस मिलते हैं। ये चैलेंजेस एक्चुअली फायर टेस्ट हैं। क्या आपकी चाहत सिर्फ विश थी या सच में आग थी? एडिसन के फेलियर्स, लिंकन की हार, गैलीलियो का प्रोसिक्यूशन, ये सब उनके डिजायर की टेस्टिंग थी, और उन्होंने साबित किया कि उनकी चाहत विश नहीं बल्कि आग थी। आग बाहर से नहीं आती, आग आपके अंदर से पैदा होती है। यह क्लैरिटी से आती है, यह पर्पस से आती है, यह पैशन से आती है। जब तक आप हर सुबह अपने वाई को नहीं लिखेंगे तब तक आपका डिजायर कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी क्लैरिटी क्लियर हो गई, उस दिन आपकी आग इतनी तेज होगी कि दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं पाएगी। यही आग है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। यही आग है जिसने एडिसन को बल्ब, न्यूटन को लॉज ऑफ मोशन, गैलीलियो को टेलीस्कोप और लिंकन को प्रेसिडेंसी दी। और यही आग आपके अंदर भी सो रही है, बस उसे जगाने की देर है। चैप्टर 2, इमेजिनेशन की ताकत। जिंदगी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर ही दुनिया के सबसे बड़े मिलियनेयर होते। सच्चाई यह है कि मेहनत तभी असरदार होती है जब उसके पीछे इमेजिनेशन की ताकत जुड़ी हो। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा था कि इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर मैन्स डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। यानी आपके दिमाग की कल्पना ही वो जगह है जहां आपकी चाहतें रूप लेती हैं और हकीकत में बदलना शुरू होती है। आप जो तस्वीर अपने दिमाग में देखते हैं वही आपकी असली जिंदगी की दिशा तय करती है। यही कारण है कि सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन से पहले इमेजिनेशन जरूरी है। सोचिए, गैलीलियो गैलीली ने जब अपनी टेलीस्कोप आसमान की ओर मोड़ी तो वो सिर्फ मैकेनिकल लेंसेज से नहीं देख रहे थे बल्कि इमेजिनेशन से देख रहे थे। बाकी दुनिया ने टेलीस्कोप से शायद तारों की गिनती देखी होती, लेकिन गैलीलियो ने इमेजिनेशन से एक नया विजन देखा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उनके इमेजिनेशन ने पूरे साइंस का फाउंडेशन बदल दिया। यही फर्क है ऑर्डिनरी विजन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन में। आइजैक न्यूटन की कहानी भी इसका सबूत है। एक साधारण इंसान ने जब एक एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा तो उसने बस ग्रेविटी का असर महसूस किया और आगे बढ़ गया। लेकिन न्यूटन ने उसी सीन को इमेजिनेशन से देखा। उन्होंने सोचा, अगर एप्पल को धरती अपनी ओर खींच सकती है तो क्या यह फोर्स चांद और ग्रहों को भी खींचता है? और यही इमेजिनेशन ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ बन गई, जिसने पूरी फिजिक्स की परिभाषा बदल दी। हिस्ट्री के पन्नों में जितने भी बड़े डिस्कवरीज या ब्रेक थ्रूज हुए हैं, उनकी जड़ में इमेजिनेशन ही थी। कोलंबस ने जब नई दुनिया की कल्पना की तो लोग हंसते थे कि धरती सपाट है और वो समुद्र से गिर जाएगा, लेकिन उनकी इमेजिनेशन ने उन्हें अमेरिका की खोज तक पहुंचा दिया। जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन को प्रैक्टिकल बनाने का सपना देखा तो उसके पीछे भी इमेजिनेशन थी कि मशीनें सिर्फ हाथों से नहीं, भाप से भी चल सकती हैं। चार्ल्स बैबेज ने जब पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया तो वो भी इमेजिनेशन थी,
जब लोग टाइपराइटर तक से आगे सोच भी नहीं पा रहे थे। ये सारे एग्जाम्पल्स 1900 से पहले के हैं और ये साबित करते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। अर्ली साइकोलॉजी रिकॉर्ड्स और बाद की स्टडीज ने यह पाया कि इमेजिनेशन क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज का सबसे बड़ा सोर्स है। जब इंसान विजुअलाइजेशन करता है, यानी दिमाग में खुद को अपने गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करता है, तो उसका ब्रेन उन न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है जैसे वो असल में काम कर रहा हो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी यह साबित किया है कि विजुअलाइजेशन और रियल एक्शन के दौरान ब्रेन लगभग सेम एरियाज एक्टिवेट करता है। यानी अगर आप रोज दिमाग में अपनी सक्सेस की मूवी चलाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। और यही वो सीक्रेट है जिसे सारे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। इमेजिनेशन का एक और पहलू है, ये आपको दुनिया से अलग देखने की कैपेसिटी देता है। ऑर्डिनरी लोग वही देखते हैं जो सामने है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इमेजिनेशन से वो देखते हैं जो अभी है ही नहीं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है जो पहले से मौजूद आइडियाज हैं उन्हें नए तरीके से यूज करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है वो आइडियाज जो सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आते हैं, यानी पूरी तरह नए और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स। न्यूटन और गैलीलियो की डिस्कवरीज क्रिएटिव इमेजिनेशन से निकली थीं। वहीं जेम्स वॉट या बैबेज ने सिंथेटिक इमेजिनेशन से पुरानी चीजों को नए तरीके से यूज किया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे डेवलप करें? लाइफस्टाइल टिप सिंपल है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट अपनी सक्सेस की मेंटल मूवी चलाइए। इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। अगर आपका गोल पढ़ाई में टॉप करना है तो अपने आप को सर्टिफिकेट लेते हुए इमेजिन कीजिए, पेरेंट्स को प्राउड महसूस करते हुए देखिए। अगर आपका गोल बिजनेस है तो अपने आप को क्लाइंट्स के साथ सक्सेसफुल डील्स करते हुए इमेजिन कीजिए। ब्रेन इस इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस आपको उसी डायरेक्शन में पुश करता है। यही नाइटली इमेजिनेशन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर फोकस बनाए रखती है। इमेजिनेशन की ताकत इतनी गहरी है कि ये आपके आइडेंटिटी को बदल देती है। जब आप बार बार खुद को उस मेंटल पिक्चर में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे ट्रूथ मान लेता है, और जब ब्रेन किसी चीज को ट्रूथ मान ले तो बॉडी और बिहेवियर उसी के हिसाब से एक्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग सक्सेस को विविडली इमेजिन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से कई गुना बेहतर होती है। अर्ली रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पहले विजुअलाइजेशन किया उनकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हायर थी। मॉडर्न स्टडीज ने इसे क्वांटिफाई भी किया। विजुअलाइजेशन करने वालों की परफॉर्मेंस लगभग 20% बेटर पाई गई। यानी इमेजिनेशन सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। लेकिन इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव इमेजिनेशन करेंगे, फेल होने, रिजेक्ट होने या डरने की मेंटल मूवी चलाएंगे तो वही रियलिटी बनेगी। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन को डिजायर के साथ जोड़ना जरूरी है। बर्निंग डिजायर आपकी आग है और इमेजिनेशन उस आग को शेप देती है। डिजायर बिना इमेजिनेशन अधूरी है और इमेजिनेशन बिना डिजायर बेमकसद है। दोनों मिलकर ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। इमेजिनेशन वो ताकत है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करती है। गैलीलियो ने आसमान को नया विजन दिया। न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल में पूरी ग्रेविटी देखी। कोलंबस ने नई दुनिया डिस्कवर की। वॉट ने स्टीम इंजन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया और बैबेज ने कंप्यूटर एज की नींव रखी। इन सब के पीछे इमेजिनेशन थी। अब आपकी बारी है। हर रात 2 मिनट अपनी सक्सेस की मेंटल मूवी चलाइए। अपने दिमाग की स्क्रीन पर वो तस्वीर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे वही तस्वीर आपकी रियलिटी बन जाएगी। और याद रखिए, जितना बड़ा आपका इमेजिनेशन होगा उतनी ही बड़ी आपकी रियलिटी होगी। चैप्टर 3, फेथ और सेल्फ बिलीफ। जिंदगी में चाहे आपके अंदर कितना भी बर्निंग डिजायर हो, इमेजिनेशन कितनी भी पावरफुल हो, अगर फेथ नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। बिना विश्वास आपकी आग बुझ जाएगी। फेथ वो अदृश्य ताकत है जो आपके दिमाग को डाउट से डिसिप्लिन की ओर शिफ्ट करती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." यानी अगर दिमाग किसी चीज को कंसीव कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है तो इंसान उसे अचीव कर सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बिलीव, क्योंकि बहुत से लोग सपने देखते हैं,
इमेजिनेशन करते हैं, मेहनत भी शुरू करते हैं, लेकिन जब पहले झटके लगते हैं तो उनका बिलीफ टूट जाता है। और टूटे हुए बिलीफ के साथ कोई भी सफलता संभव नहीं है। फेथ ही वो शक्ति है जो आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करती है। हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन की कहानी फेथ की सबसे बड़ी मिसाल है। 1832 से लेकर 1868 के बीच उन्होंने 8 बार इलेक्शंस लड़े और हर बार हार का सामना किया। किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए इतना काफी होता है, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 बार की हार। लेकिन लिंकन के अंदर एक अटूट फेथ था कि एक दिन वो अपने देश की सेवा करेंगे और अमेरिका को स्लेवरी जैसी काली परंपरा से आजाद करेंगे। यही फेथ उन्हें हर हार के बाद उठाता रहा। सोचिए, अगर लिंकन पहली या चौथी हार के बाद ही मान जाते कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं हूं, तो क्या आज दुनिया उन्हें उस इंसान के रूप में जानती जिसने पूरी नेशन की दिशा बदल दी? बिल्कुल नहीं। आखिरकार 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उनका फेथ इतना गहरा था कि वो खुद को बार बार कहते थे, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज ओनली अ लेसन। यही उनका सेल्फ बिलीफ था जिसने उन्हें इतिहास के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में खड़ा कर दिया। फेथ सिर्फ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है। फेथ का मतलब है अपने आप पर विश्वास करना, अपनी जर्नी पर विश्वास करना और अपने विजन पर विश्वास करना। डाउट आपको कमजोर बनाता है, लेकिन फेथ आपको डिसिप्लिन और करेज देता है। डाउट कहता है शायद मैं कर ना पाऊं, फेथ कहता है मैं कर सकता हूं और रास्ता खुद बनाऊंगा। डाउट आपके दिमाग को नेगेटिव इमेजिनेशन की ओर खींचता है, जबकि फेथ आपके इमेजिनेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाता है। यही कारण है कि फेथ और सेल्फ बिलीफ के बिना बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन भी खोखली हो जाती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि जब इंसान एफर्मेशंस और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स अडॉप्ट करता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये पाथवेज सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर माइंड को रिवायर करते हैं। यानी फेथ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिटरली आपके ब्रेन की वायरिंग बदल देता है। सेल्फ बिलीफ से कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामीन जैसे मोटिवेशन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यही बायोलॉजिकल शिफ्ट आपके अंदर रेजिलियंस और एनर्जी पैदा करता है। नेपोलियन हिल ने एफर्मेशंस और ऑटो सजेशन की शक्ति पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि बार बार अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना फेथ को मजबूत करता है। हिस्ट्री में फेथ की और भी कई इंस्पायरिंग मिसालें हैं। महात्मा गांधी का फेथ था कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ से भी एम्पायर को हिलाया जा सकता है, और उनका यह बिलीफ ही मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बना। गैलीलियो का फेथ था कि उनकी टेलीस्कोप से देखी गई सच्चाई इवेंचुअली दुनिया तक पहुंचेगी, भले ही आज लोग उन्हें गलत ठहराएं। न्यूटन का फेथ था कि यूनिवर्स एक निश्चित नियमों पर चलता है और वो नियम इंसान समझ सकता है। यही फेथ उन्हें सालों तक अकेले कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करने की ताकत देता रहा। हर महान खोज और आंदोलन के पीछे फेथ और सेल्फ बिलीफ ही वो ईंधन था जिसने इंसानों को ऑर्डिनरी सीमाओं से ऊपर उठाया। अब सवाल है, फेथ को कैसे डेवलप करें? लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल है। हर दिन एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी लिमिट से आगे बढ़ सकता हूं, मेरी मेहनत का फल मिलेगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये बस शब्द हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे ट्रूथ मान लेता है। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस डाउट्स को रिप्लेस कर देते हैं। यही प्रोसेस फेथ बिल्ड करता है। फेथ की असली परीक्षा तब होती है जब आप फेलियर्स और रिजेक्शंस का सामना करते हैं। बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन आपको स्टार्ट करने की ताकत देते हैं, लेकिन जब जिंदगी आपको गिराती है तभी फेथ टेस्ट होता है। फेथ ही वो आवाज है जो कहती है, एक बार और कोशिश करो। लिंकन की 8 हारों के बाद भी यही आवाज थी जिसने उन्हें उठाया। एडिसन के 10,000 फेलियर्स के बाद भी यही आवाज थी जिसने उन्हें रुकने नहीं दिया। और यही आवाज आपकी जिंदगी में भी बार बार गूंजेगी अगर आप फेथ को सच में डेवलप कर लेते हैं। फेथ और सेल्फ बिलीफ आपकी सफलता की बैकबोन है। बिना फेथ आपका डिजायर अधूरा है, आपकी इमेजिनेशन डायरेक्शनलेस है और आपकी मेहनत बेकार है। फेथ आपको डिसिप्लिन देता है, करेज देता है और रेजिलियंस देता है। फेथ आपको हार के बाद उठने की ताकत देता है। अब्राहम लिंकन की तरह अगर आपके अंदर अटूट फेथ है तो कोई भी असफलता आपकी मंजिल नहीं रोक सकती।
और अगर आप रोज एफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे तो आपका ब्रेन खुद आपको सक्सेस की ओर पुश करेगा। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रोज सुबह और रात एफर्मेशंस बोलिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यही आपके ब्रेन को नए बिलीफ पैटर्न सिखाएगा और यही फेथ आपकी आग को कभी बुझने नहीं देगा। और याद रखिए, नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कंसीव करना इमेजिनेशन है, बिलीव करना फेथ है। जब ये दोनों मिलते हैं तो अचीवमेंट अपने आप आती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस, हार के बाद की जीत। सफलता की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वो कभी पहले प्रयास में नहीं मिलती। असफलता रास्ते का हिस्सा है, लेकिन परसिस्टेंस यानी बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने की ताकत, वो फ्यूल है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। डेटा बताता है कि 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई ज्यादातर कंपनियां पहले 10 सालों में बंद हो गईं। मार्केट की कठिनाइयां, रिसोर्सेज की कमी, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस, इन सब ने हजारों बिजनेस को खत्म कर दिया। लेकिन जो टिके रहे वही आज जायंट्स बने। यही पैटर्न हर फील्ड में देखने को मिलता है। परसिस्टेंस ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो तय करता है कि कौन इतिहास का हिस्सा बनेगा और कौन भुला दिया जाएगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन के बिना स्टील मजबूत नहीं बन सकता, वैसे परसिस्टेंस के बिना इंसान का कैरेक्टर मजबूत नहीं बन सकता। हिस्ट्री हमें इसके अनगिनत उदाहरण देती है। चार्ल्स डार्विन की कहानी परसिस्टेंस का एक महान सबूत है। डार्विन ने 1830s में जब पहली बार अपनी वॉयज पर ऑब्जर्वेशंस शुरू किए तो उनके पास सिर्फ स्कैटर्ड नोट्स और वेग आइडियाज थे। लेकिन उन्होंने तुरंत किताब पब्लिश नहीं की। उन्होंने 20 साल तक लगातार रिसर्च की, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल्स, जियोग्राफी और काउंटलेस स्पीशीज पर ऑब्जर्वेशंस लिखी। उन्होंने हर हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया, हर डाउट को क्रॉस चेक किया और हर नई फाइंडिंग को पेशेंस के साथ रिफाइन किया। सोचिए, अगर डार्विन में परसिस्टेंस न होती, अगर वो बीच में थक कर छोड़ देते, तो शायद दुनिया कभी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज न पढ़ पाती और एवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी अधूरा रह जाता। डार्विन का परसिस्टेंस ही था जिसने साइंस को नई दिशा दी और इंसान को अपनी बायोलॉजिकल रूट्स समझने का मौका दिया। एक और अद्भुत मिसाल है राइट ब्रदर्स की। 19वीं सदी में ही कई लोग उड़ने की कोशिश कर चुके थे। सर जॉर्ज केली से लेकर सैमुअल लैंगली तक सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। हर असफलता के बाद सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ये मान चुका था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन ऑरविल और विल्बर राइट के पास परसिस्टेंस थी। वो बाइसिकल मैकेनिक्स थे, न कोई बड़ा फंडिंग, न कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी सी वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। एक डिजाइन फेल हुआ, दूसरा क्रैश हुआ, तीसरा हवा में उठा लेकिन तुरंत गिर गया। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने हर क्रैश को एक नोट की तरह कलेक्ट किया। हर असफलता से सीखा और उसे अगली कोशिश में इंप्रूवमेंट के रूप में यूज किया। आखिरकार 1903 में किटी हॉक की रेत पर जब उनकी मशीन 12 सेकंड तक हवा में उड़ी, तो वो मोमेंट केवल उड़ान की जीत नहीं थी, बल्कि परसिस्टेंस की जीत थी। उनके बाद दुनिया ने उड़ने का सपना हकीकत में बदल दिया। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध एक ही चीज रिपीट करते जाइए। परसिस्टेंस का असली अर्थ है हर असफलता को फीडबैक की तरह लेना, उसे नोट करना और अगली कोशिश में उस नॉलेज को अप्लाई करना। असफलता कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, बल्कि एक टेम्परेरी फीडबैक है। यही रीजन है कि जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं, वो ग्रोथ के प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, और जो लोग परसिस्टेंस रखते हैं, वो हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। साइकोलॉजी भी इसे सपोर्ट करती है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान लॉन्ग टर्म गोल के लिए परसिस्टेंस अडॉप्ट करता है, तो उसका ब्रेन एक खास रेजिलियंस मोड में चला जाता है। इसमें डोपामिन सिस्टम गोल की तरफ छोटी छोटी प्रोग्रेस पर रिवॉर्ड देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार एडजस्ट करना सीखता है। यानी परसिस्टेंस न सिर्फ हैबिट है, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आपके ब्रेन को हार से सीखना और अडेप्ट करना सिखाता है। यही कारण है कि जो लोग परसिवियरेंस को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दूसरों से कहीं बेहतर होती है। नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस को सक्सेस की सबसे क्रिटिकल क्वालिटी कहा। उन्होंने लिखा कि बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन आपको शुरू करने की ताकत देते हैं, फेथ आपको बिलीव करने की ताकत देता है,
लेकिन परसिस्टेंस वो पावर है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। बिना परसिस्टेंस कोई भी जर्नी अधूरी है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस या मूवमेंट्स हुए हैं, उनके पीछे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल और परसिस्टेंस की ही कहानी है। अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी में परसिस्टेंस कैसे लाएं? लाइफस्टाइल टिप है, हर असफलता को फाइनल मत मानिए, उसे फीडबैक समझिए। एक नोटबुक या जर्नल रखिए और जब भी आप किसी चीज में फेल हों, उसमें लिखिए कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह हैबिट आपकी फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देगी। धीरे धीरे आपका दिमाग हर फेलियर को डिफीट नहीं बल्कि डेटा की तरह देखने लगेगा, और यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट परसिस्टेंस को मजबूत करता है। परसिस्टेंस ही वो कुंजी है जो आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का पुल बनाती है। 19th सेंचुरी की ज्यादातर कंपनियां हार मानकर खत्म हो गईं, लेकिन जिनमें परसिस्टेंस थी वही आगे चलकर लेजेंड्स बनी। डार्विन का 20 साल का पेशेंस, राइट ब्रदर्स का बार बार क्रैश से उठना, ये सब दिखाते हैं कि परसिस्टेंस ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। इसलिए जब भी आप गिरें, खुद से कहिए, ये एंड नहीं, ये सिर्फ एक नोट है, मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। यही परसिस्टेंस आपकी हार को जीत में बदल देगी। चैप्टर 5, मास्टरमाइंड और एनवायरनमेंट सफलता सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का खेल नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी इमेजिनेशन, आपका फेथ और परसिस्टेंस सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक चीज और है जो साइलेंटली आपकी पूरी डेस्टिनी तय करती है। वो है आपका एनवायरनमेंट और आपका मास्टरमाइंड सर्कल। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड को परिभाषित किया था, एक फ्रेंडली अलायंस विद वन और मोर पर्सन्स हु विल एनकरेज वन टू फॉलो थ्रू विद बोथ प्लान एंड पर्पस। यानी मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनवायरनमेंट है जिसमें आप सोचते, सीखते और बढ़ते हैं। आपकी कंपनी आपके विचारों का लेवल तय करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, डर फैलाते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे वही एनर्जी आपकी सोच पर भी हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं और चैलेंजेस के बीच भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। हिस्ट्री में जेम्स वॉट की कहानी इस सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। वॉट ने स्टीम इंजन को प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में पहला कदम जरूर उठाया, लेकिन अगर वो अकेले होते तो शायद उनकी इन्वेंशन केवल एक वर्कशॉप तक सीमित रह जाती। उनके आसपास इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टर्स का एक मास्टरमाइंड सर्कल था जिसने उनकी विजन को शेप दिया। मैथ्यू बोल्टन, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने वॉट के आइडियाज में इन्वेस्ट किया और रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। केमिस्ट जोसेफ ब्लैक ने उन्हें टेक्निकल नॉलेज और इंकरेजमेंट दिया। इस मास्टरमाइंड अलायंस ने वॉट को वो इकोसिस्टम दिया जिसमें उनकी स्टीम इंजन प्रैक्टिकल बन पाई। यही इंजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत का कारण बना। अगर वॉट अकेले होते तो शायद हिस्ट्री उन्हें याद भी न रखती, लेकिन मास्टरमाइंड और राइट एनवायरनमेंट ने उन्हें वर्ल्ड चेंजर बना दिया। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। सोशल साइंस रिसर्च बार बार साबित कर चुकी है कि हैबिट्स और सक्सेस दोनों कंटेजियस हैं। 19वीं सदी से लेकर मॉडर्न ईरा तक काउंटलेस स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त स्मोकर्स हैं, तो आपके स्मोकर बनने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके आसपास डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस लोग हैं, तो आपका खुद का प्रोडक्टिविटी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान का ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स से ऑपरेट करता है, यानी हम सबकॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे कॉन्शियसली माने या ना माने, आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। मास्टरमाइंड का असली मतलब है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। जब 2 या 3 लोग मिलकर आइडियाज शेयर करते हैं, तो उनके दिमाग से निकलने वाली एनर्जी एक नई तीसरी शक्ति पैदा करती है, जो किसी एक दिमाग से अकेले संभव नहीं थी। इसी को नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यही मास्टरमाइंड प्रिंसिपल काम कर रहा था। वॉट, बोल्टन, ब्लैक और उनके जैसे सैकड़ों थिंकर्स ने मिलकर वो एनवायरनमेंट बनाया जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी। यही प्रिंसिपल हर मूवमेंट में दिखता है, चाहे वो रेनेसांस हो, अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर जगह मास्टरमाइंड सर्कल्स ने आइडियाज को फ्यूल दिया और एनवायरनमेंट ने उन आइडियाज को मास मूवमेंट्स में बदल दिया।
अब सोचिए, अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, जहां लोग हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो आपका ग्रोथ कैसे पॉसिबल होगा? धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने और बिहेव करने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप को ऐसे सर्कल्स में रखते हैं जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा एम्बिशियस और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। लाइफस्टाइल टिप सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इंस्पायर करें, न कि पुल डाउन करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों पर हंसते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम बिताइए जो आपको मोटिवेट करें और आपको अकाउंटेबल रखें। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में यह पॉसिबल नहीं है तो किताबों, बायोग्राफीज और ऑनलाइन कम्युनिटीज को अपना मास्टरमाइंड बनाइए। जेम्स वॉट के पास अगर राइट सर्कल ना होता तो स्टीम इंजन प्रैक्टिकल इन्वेंशन न बनती। वैसे ही आपके गोल्स भी सही मास्टरमाइंड के बिना अधूरे रहेंगे। बॉटम लाइन यही है, आपकी कंपनी आपकी डेस्टिनी तय करती है। आपके थॉट्स, आपके हैबिट्स और आपकी अचीवमेंट्स सीधे उस एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं जिसमें आप रहते हैं। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि हिस्ट्री और साइंस दोनों से प्रूवन रियलिटी है। इसलिए आज से कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि किसके साथ आप अपना समय बिताते हैं, क्योंकि आपका मास्टरमाइंड ही आपकी सोच की क्वालिटी तय करता है और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का फ्यूचर तय करती है। आग आपके अंदर है, इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, फेथ आपके दिल में है, परसिस्टेंस आपके कैरेक्टर में है और सही मास्टरमाइंड आपके एनवायरनमेंट में है। यही 5 प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। याद रखिए, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई हो। और जब आप उठते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास को सल्यूट करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से ही अपने अंदर की आग को जलाएंगे? अपना वाई लिखिए, सक्सेस की मेंटल मूवी देखिए, रोज एफर्मेशंस बोलिए, हर असफलता को फीडबैक मानिए और अपने मास्टरमाइंड को वाइजली चुनिए। एक्शन अभी शुरू कीजिए, क्योंकि देर करने का मतलब है अपने सपनों को और दूर धकेलना। अगर यह जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोग भी अपने अंदर की आग को पहचान सकें। और अगर आप सच में इंस्पायर्ड हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यही आपका पहला एफर्मेशन होगा और आपकी नई शुरुआत का पहला कदम। याद रखिए, आपकी कामयाबी बड़ों को झुका देती है। अब वक्त है अपने अंदर की। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत धीरे धीरे बदलती है, इतनी धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम कब मजबूत से कमजोर बन गए, कब सपने देखते देखते बस सोचना बंद कर दिया, कब उठने की इच्छा को हमने थकान का नाम दे दिया और कब खुद पर भरोसा खोकर वही जिंदगी जीने लगे जो ज्यादातर लोग जीते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक आवाज आती है, अंदर से, बहुत अंदर से, जो कहती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी ताकत है, अभी भी इच्छा है, अभी भी आग है और अभी भी तुम्हारी कहानी बाकी है। वही आवाज आपको फिर से शुरू करने को कहती है। वही आवाज आपको सुबह 4 बजे जगाती है, क्योंकि परिवर्तन का असली दरवाजा उसी समय खुलता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। आज की इस कहानी में मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जिसे समझकर अगर आपने एक बार सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यह कहानी है आपके जागने की, आपके बदलने की, आपके फिर से जन्म लेने की। और याद रखना, सारा खेल सुबह 4 बजे उठने का ही है। सुबह 4 बजे उठने का असली खेल यह नहीं है कि आप सिर्फ जल्दी उठ गए। असली खेल यह है कि आप अपने दिमाग को एक नया पैटर्न दे रहे होते हो। आप उसे बता रहे होते हो कि तुम अपनी जिंदगी को अब खुद चलाओगे, अपनी आदतों को खुद चुनोगे, अपनी दिशा खुद तय करोगे। और जब इंसान दिशा खुद चुनता है तभी वह बाकी लोगों से अलग होता है, क्योंकि अधिकांश लोग तो बस भीड़ का हिस्सा हैं। वही सोना, वही जागना, वही दिनचर्या, वही तनाव, वही बातचीत, वही शिकायतें, वही उम्मीदें, वही निराशाएं, सब कुछ एक जैसा। लेकिन सुबह 4 बजे उठने वाला इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह धीरे धीरे खुद अपनी ही दुनिया बनाना शुरू कर देता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें शांति है, अनुशासन है, गहराई है और सबसे बड़ी बात नियंत्रण है। और जिंदगी में नियंत्रण सबसे बड़ा धन है।
जिसके पास अपने ऊपर नियंत्रण है वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, और जिसके पास नियंत्रण नहीं है वह समय, आदतें और हालातों का गुलाम बन जाता है। जब आप सुबह उठकर अकेले बैठते हो और देखते हो कि बाहर अंधेरा है लेकिन हवा ताजा है, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया की सुंदरता शोर में नहीं, शांति में है। जब आप सुनते हो कि पक्षी धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि प्रकृति आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। जब आप हवा को चेहरे पर महसूस करते हो, तब समझ आता है कि आपकी सांसें कितनी कीमती हैं। और यही वह क्षण है जब इंसान खुद के करीब आता है, अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, जो दिन के समय दुनिया के शोर में खो जाती है। हर सुबह 4 बजे उठने के बाद आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। वह शक्ति जो कहती है कि तुम यह कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तुम वह इंसान बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। और धीरे धीरे यही शक्ति आपके दिन को बदलती है, आपके फैसलों को बदलती है, आपके व्यवहार को बदलती है और सबसे ज्यादा आपके भविष्य को बदलती है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि सफलता कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे दैनिक निर्णयों का परिणाम है जो आप रोज चुपचाप लेते हो। और सुबह 4 बजे उठना उन्हीं छोटे मगर सबसे शक्तिशाली निर्णयों में से एक है। ये वह डिसीजन है जो आपके मन को शार्पन करता है, इरादे को मजबूत करता है और आपकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह बदल देता है। जैसे जैसे आप यह आदत बनाते जाते हो, आपको महसूस होने लगता है कि दिन आपको डराता नहीं, बल्कि आप दिन को डराने लगते हो। पहले आप दिन भर टास्क्स में उलझे रहते थे, अब टास्क्स आपके मुताबिक चलने लगते हैं। पहले आप समय के पीछे भागते थे, अब समय आपके लिए उपलब्ध होने लगता है। पहले आप एक्सक्यूजेस बनाते थे, अब आप रिजल्ट्स पैदा करने लगते हो। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह 4 बजे आपकी आत्मा आपके शरीर से पहले उठ जाती है और उसे खींचकर बाहर ले आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे रात में बेटर काम करते हैं, हो सकता है, लेकिन रात वो समय है जब दुनिया का शोर आपकी ऊर्जा को खींचता है। रात वो समय है जब दिमाग थक चुका होता है, शरीर थका होता है और भावनाएं पूरे दिन की घटनाओं से भरी होती हैं। लेकिन सुबह वो समय है जब आप नए होते हो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ, बिल्कुल रिसेप्टिव। और खाली बर्तन ही भरा जा सकता है, भरा हुआ नहीं। सुबह 4 बजे दिमाग स्पंज की तरह होता है। आप जो सोचते हो वह गहरा असर छोड़ता है, जो निर्णय लेते हो वह आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है, जो विजुअलाइजेशन करते हो वह धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। क्योंकि जब सबकॉन्शियस शांत हो तो स्मॉलेस्ट इंटेंशन भी रियलिटी की ओर बढ़ता है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, विचारक, लेखक, उद्यमी, कलाकार और आध्यात्मिक लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वे जानते हैं कि यह वह वक्त है जब इंसान किसी डिवाइन शक्ति से जुड़ जाता है। और सुबह उठने के बाद अगर आप 20-30 मिनट भी पढ़ने में लगा दो तो आपकी सोच का स्तर 99% लोगों से ऊपर हो जाता है, जो दिन भर बस वही देखते हैं जो सोशल मीडिया उन्हें देखने देता है। किताबें मन को वह खिलाती हैं जो स्क्रीन कभी नहीं दे सकती, और सुबह पढ़ी हुई लाइनें पूरे दिन आपके माइंड में गूंजती रहती हैं, जैसे ब्रह्मांड आपको आपके रास्ते पर चला रहा हो। कुछ लोग पूछते हैं कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। सच कहूं, बहुत सिंपल है। बस खुद से बात करो। अपने आप से पूछो कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब तक चाहते हो। तुम्हें डर किससे लगता है, तुम्हें खुश क्या करता है, तुम्हें रोकता कौन है, तुम क्या बनना चाहते हो। यही सवाल सुबह पूछे जाते हैं, क्योंकि सुबह मन इनके जवाब देता है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में आप खुद से जुड़े ही नहीं रहते। जैसे जैसे आपकी सुबह की आदत मजबूत होती है, आपकी इमोशन कंट्रोल बढ़ता है। आप छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करते हो, आप लोगों की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करते, आप स्थितियों को काल्मली हैंडल करते हो, आप फालतू बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते। सुबह की शांति आपको यह सिखा देती है कि किसी पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है। आप सोचोगे कि दिन भर की एनर्जी का क्या, वह भी मॉर्निंग रूटीन से आती है, क्योंकि सुबह आप शरीर को खींचते हो, उसे थोड़ा पुश करते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सक्रिय होता है और एक्टिव शरीर प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत है। इनएक्टिव शरीर कंफ्यूज दिमाग पैदा करता है और कंफ्यूज दिमाग गलत निर्णय लेता है। यहाँ एक बात बहुत सटल है, सुबह जल्दी उठना आपके भीतर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी जगाता है। आप महसूस करते हो कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, और यह एहसास इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी बाहरी मोटिवेशन से लाख गुना ज्यादा ताकत देता है। बाहरी मोटिवेशन 2 घंटे टिकती है, लेकिन सुबह की डिसिप्लिन आपकी आत्मा में जम जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती
अगर आप सुबह 4 बजे उठकर अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। आपकी आत्मा ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वही आपको खींचती है, वही आपको धक्का देती है, वही आपको याद दिलाती है कि तुम किस चीज के बने हो और तुम कितना कर सकते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि सुबह उठते ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपको आइडियाज ज्यादा आने लगेंगे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से मिलने लगेगा। आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप होगी जिसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह क्लैरिटी वही है जो सफल लोग हमेशा कहते हैं, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। और यह क्लैरिटी सुबह 4 बजे ही मिलती है, दिन में नहीं, रात में नहीं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, इमोशनल सक्सेस चाहते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, सब कुछ सुबह की शुरुआत से आता है। क्योंकि हर बड़ी चीज एक छोटी आदत से शुरू होती है और सुबह 4 बजे उठना उस आदत का सबसे पावरफुल वर्जन है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी चैलेंज को आसानी से फेस करोगे। आप डर को पहचानोगे लेकिन उसके आगे झुकोगे नहीं। आप जोखिम लोगे लेकिन बिना डर के। आप निर्णय लोगे और सही लोगे। आप लोगों को इंस्पायर करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे। आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो आने लगेगा। वह ग्लो डिसिप्लिन का है, वह ग्लो मेंटल पीस का है, वह ग्लो फोकस का है, वह ग्लो प्रोग्रेस का है। वह ग्लो किसी भी क्रीम से नहीं आता, यह सुबह की आदत से आता है। और समय के साथ आप देखोगे कि आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगा है। छोटी छोटी चीजें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि आपका दिमाग सुबह डिसिप्लिन में डूब चुका होता है। जब सुबह मजबूत हो जाती है तो दिन आपको हिला नहीं सकता। जब सुबह में आप जीत जाते हो तो दिन भर कोई आपको हरा नहीं सकता। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, विन द मॉर्निंग, विन योर लाइफ। और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक सच्चाई है जो आप तभी समझते हो जब आप इसे जीते हो। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपनी दिशा बदलना चाहते हो, अपना माइंडसेट बदलना चाहते हो, अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, तो शुरुआत सिर्फ एक चीज से करनी है, सुबह 4 बजे उठने से, क्योंकि वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। अब आप इस वीडियो के आखिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन असली बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि आपकी जिंदगी की असली शुरुआत यहीं से होती है। आपने जो सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह आपके अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास था जिसे दुनिया ने, हालातों ने और आपकी खुद की आदतों ने दबाकर रख दिया था। आज से यह सिर्फ एक विचार नहीं रहेगा, यह आपका हथियार बनेगा। कल सुबह जब आपकी नींद 4 बजे खुलेगी तो याद रखना, यह आपकी ताकत है, यह आपका संघर्ष है, यह आपकी विजय है। दुनिया अभी सो रही होगी लेकिन आप जाग चुके होंगे, और वही फर्क बनाता है एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान में। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और अगर आपने खुद को जीत लिया तो जिंदगी में कोई भी जंग हारना नामुमकिन है। तो अब उठो, शुरू करो और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ दो जिसकी ओर आपका दिल कई सालों से आपको बुला रहा है। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है और यह आपका मौका है। इसे खो मत, जी लो, क्योंकि सारा खेल सुबह 4 बजे उठने का ही है और आज से यह खेल आपका है। मेरे प्यारे दोस्तों, रुको, सब कुछ रोक दो। जो भी कर रहे हो वो एक पल के लिए छोड़ दो। आज मैं नेपोलियन हिल तुम्हारे सामने उस सच्चाई को लेकर खड़ा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगी। इस वीडियो से पहले की जिंदगी और इस वीडियो के बाद की जिंदगी। पूछो खुद से, बहुत ईमानदारी से पूछो, क्या तुम थक चुके हो? थक चुके हो हर नए साल पर वादे करने से, थक चुके हो हर सोमवार को नई शुरुआत करने से, थक चुके हो खुद से झूठ बोलने से कि इस बार पक्का करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी, क्योंकि मैंने 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया है और उससे पहले मैंने 10,000 असफल लोगों को भी देखा है। तुम सुबह उठते हो, एक नया जोश, एक नई उम्मीद, सोचते हो आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से कसरत शुरू, आज से डिसिप्लिन, आज से बिजनेस पर फोकस। 2 दिन, 4 दिन, शायद 1 हफ्ता, और फिर वही चुप्पी, वही हार, वही बहाना, कल से पक्का। तुम आईने के सामने खड़े होते हो और सोचते हो शायद सफलता मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बड़ा कर पाते हैं। रुको, अपने आप को कोसना बंद करो। तुम्हारी किस्मत में कोई खराबी नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। तुम बस एक चीज नहीं जानते, एक ऐसी चाबी जो अगर आज तुमने इस वीडियो में पाली तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई विपरीत परिस्थिति, ऑब्स्टिकल, कोई नकारात्मक इंसान तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। वो चाबी है जिद, वो चाबी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और सबसे जरूरी वो चाबी है फोर्स योरसेल्फ करने की कला। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट बनो,
पर कोई नहीं बताता कि कैसे। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजे और रजाई से बाहर निकलने का मन न करे तब क्या करें? जब काम इतना बोरिंग लगे कि नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे तब कैसे खुद को रोकें? जब महीनों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न दिखे तब हिम्मत कैसे बनाए रखें? आज इस वीडियो में लक्ष्य ABMK पर मैं तुम्हें कोई मामूली मोटिवेशनल भाषण नहीं देने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का तरीका बताने आया हूँ। एंड्रयू कार्नेगी जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, थॉमस एडिसन जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद दुनिया को रोशन किया, हेनरी फोर्ड जो 5 बार दिवालिया बैंकरप्ट हुए पर हार नहीं माने। इन सब के पास एक सीक्रेट था और आज वो सीक्रेट मैं तुम्हारे हाथों में रख रहा हूँ। अगले 30 मिनट मुझे दे दो, सिर्फ 30 मिनट, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी अगली जिंदगी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई में बदलना चाहते हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमारी की पहचान। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि समस्या कहाँ है तब तक समाधान कैसे मिलेगा? तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? देखो, तुम शुरुआत तो धूमधाम से करते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हो, न्यू ईयर न्यू मी, पर 1 महीने में वो पोस्ट शर्म से डिलीट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम बहाने के शिकार हो। जब मैंने अपनी सबसे विवादास्पद किताब आउटविटिंग द डेविल लिखी तो मैंने एक बात कही थी जिसने लाखों लोगों को झकझोर दिया। 89% लोग बहाने के शिकार हैं। वे जिंदगी में बहते रहते हैं बिना दिशा के, बिना मकसद के। एक बात हमेशा याद रखना, ड्रिफ्टर का मतलब होता है वो इंसान जो बहाने बनाता है। ड्रिफ्टर कौन होता है? ड्रिफ्टर वो इंसान है जो हवा के झोंके के साथ बह जाता है। आज किसी ने कहा यूट्यूब से पैसा कमाओ तो चैनल खोल लिया। कल किसी ने कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो वहां पैसा लगा दिया। परसों किसी ने कहा स्टार्टअप करो तो वहां भाग गए। तुम्हारा खुद का कोई विजन नहीं है, तुम दूसरों के सपनों का पीछा कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक शैतान बच्चा, तुम्हारा दिमाग एक नटखट शैतान बच्चे की तरह है। उसे आराम, कंफर्ट से प्यार है, उसे मेहनत से नफरत है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, मान लो जिम जाना, तो तुम्हारे दिमाग के लिए वो एक खतरा, थ्रेट है, क्योंकि उसे जल्दी उठना पड़ रहा है, नींद कम, उसे मेहनत करनी पड़ रही है, दर्द और असुविधा, उसे रूटीन बदलनी पड़ रही है, अनिश्चितता। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो तुम्हें बहाने देता है। आज ठंड बहुत है, कल जाएंगे। आज बारिश हो रही है, आराम करते हैं। आज बॉडी पेन है, मंडे से फ्रेश स्टार्ट लेंगे। और सबसे खतरनाक बहाना, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, जब मोटिवेशन आएगी तब करूँगा। सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनो, मोटिवेशन झूठ है। मोटिवेशन एक मिथ है। हाँ, तुमने सही सुना। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। कोई भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता। वो सिर्फ काम करते हैं बिना सोचे, बिना फीलिंग के। तुम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो, पर मोटिवेशन तो तब आती है जब तुम काम करना शुरू कर देते हो। सफलता और आराम कभी एक कमरे में नहीं रह सकते। याद रखो ये सुनहरा नियम। सक्सेस और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं, जहां ग्रोथ है वहां डिस्कम्फर्ट जरूर है। अगर तुम कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ये जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, ये जंग है तुम्हारे बिस्तर से, तुम्हारे मोबाइल फोन से, तुम्हारे पुराने वर्जन से। और जब तक तुम ये जंग नहीं जीतते तब तक बाहर की दुनिया में तुम कुछ नहीं जीत पाओगे। कंसिस्टेंसी एक मांसपेशी है, कंसिस्टेंसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। कंसिस्टेंसी एक मसल है। जिस तरह जिम में पहली बार जाते हो तो दर्द होता है, वैसे ही कंसिस्टेंट बनने की शुरुआत में दर्द होगा। तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा बंद कर ये सब, तुम्हारा शरीर कहेगा आराम कर ले, तुम्हारे दोस्त कहेंगे इतना सीरियस मत बन। पर यही तो असली परीक्षा, टेस्ट है। जब तक तुम्हारा काम तुम्हारी आदत न बन जाए तब तक तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पर एक बार जब ये आदत बन गई तो फिर तुम्हें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा शरीर खुद ब खुद काम करने लगेगा। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। अब मैं तुम्हें ब्रह्मांड, यूनिवर्स का एक गहरा रहस्य बताता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक हैबिट फोर्स। ब्रह्मांड की निरंतरता देखो इस पूरी कायनात को। सूरज कभी लेट नहीं होता, वो रोज बिना एक्सक्यूज के सुबह निकलता है। चाहे बादल हो, चाहे तूफान हो, धरती कभी रुकती नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है। अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नदियां बहती रहती हैं, पहाड़ों को काटती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई, बिना थके, बिना रुके। अगर ये प्रकृति, नेचर कंसिस्टेंट ना हो तो ये दुनिया एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो तुम जो इसी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना कंसिस्टेंसी के तुम कुछ बड़ा कर लोगे? पानी की बूंद और पत्थर, एक पत्थर पर अगर तुम हथौड़ा मारो तो शायद वो टूट जाए, पर अगर उस पत्थर पर पानी की एक बूंद लगातार
रोज सालों साल हजारों साल तक गिरती रहे तो वो नरम पानी उस कठोर पत्थर में छेद कर देता है। ये है ताकत कंसिस्टेंसी की। तुम्हारा रोज का छोटा सा काम वो हथौड़े की चोट नहीं है, वो पानी की बूंद है, पर वो बूंद लगातार गिरती रहे तो पहाड़ भी पिघल जाता है। थॉमस एडिसन। 10 000 बार की असफलता मैंने थॉमस एडिसन को करीब से देखा है। उन्हें लोग जीनियस कहते थे, पर मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो कोई जीनियस नहीं थे। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे, वो 10 बार फेल नहीं हुए, 100 बार फेल नहीं हुए, 10,000 बार फेल हुए। सोचो जरा, 10,000 बार। एक साधारण इंसान 10वीं बार हारने के बाद क्या करेगा? वो कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं, किस्मत खराब है, कोई और काम ढूंढता हूं। लेकिन जब लोगों ने एडिसन से पूछा तुम 10,000 बार हारे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उन्होंने अपने आप को फोर्स किया, रोज लैब में जाना, रोज वही प्रयोग करना, रोज फेल होना और अगले दिन फिर से खड़े होना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब तुम रुकते नहीं तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, ये मेरा सबसे प्रिय सिद्धांत, प्रिंसिपल है। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स में एक अजीब घटना होती है। अचानक सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। वो मीटिंग जो तुम्हें नहीं मिल रही थी अचानक मिल जाती है। वो पैसा जो तुम्हें नहीं आ रहा था अचानक आ जाता है। वो अपॉर्चुनिटी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे दरवाजे पर दस्तक देती है। लोग इसे लक, किस्मत कहते हैं, पर मैं इसे कहता हूं एक्यूमुलेटेड एफर्ट, जमा की गई मेहनत। तुम्हारी रोज की छोटी छोटी मेहनत ब्याज की तरह जमा होती रहती है और एक दिन वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाती है। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तुम रोज वीडियो बना रहे हो, कोई व्यूज नहीं, तुम रोज पढ़ रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तुम रोज बिजनेस में काम कर रहे हो, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तुम्हें लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। गलत। तुम्हारी मेहनत बीज की तरह जमीन के नीचे छिपी है, वो जड़ें पकड़ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा पर वो बढ़ रही है और एक दिन अचानक वो जमीन फोड़कर बाहर आएगी, एक विशाल पेड़ बनकर। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है, याद रखो। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तभी सबसे ज्यादा हो रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें परीक्षा दे रहा है, क्या तुम सच में चाहते हो या तुम सिर्फ बातें कर रहे हो? कितनी भूख है तुम्हारे अंदर? और जिस दिन तुमने ब्रह्मांड को दिखा दिया कि मैं हारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन जादू होता है। उस दिन कॉस्मिक हैबिट फोर्स तुम्हारे पक्ष में आ जाती है और फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम पूछोगे नेपोलियन जी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब मैं करूं क्या? मैं अपने आप को फोर्स कैसे करूं? मैं तुम्हें अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ देता हूं। 5 स्टेप्स जो तुम्हें आज से, अभी से लेने हैं। स्टेप 1, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। साधारण इच्छा से काम नहीं चलेगा। काश मैं अमीर होता, ये सब सोचते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी आग की जो तुम्हें रात को सोने न दे, जो तुम्हारे सपनों में आए, जो तुम्हारी हर सांस में हो। तुम्हारा गोल क्या है? उसे अभी इसी वक्त लिखो, लेकिन ध्यान रखो, अस्पष्ट गोल मत लिखो। गलत, मुझे बहुत पैसा चाहिए। सही, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। जब तक तुम्हारा गोल क्लियर और स्पेसिफिक नहीं होगा, तब तक तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा और कंफ्यूज दिमाग कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। अपने आप से पूछो, मेरा WHY क्या है? क्यों तुम्हें ये गोल चाहिए? अगर तुम हासिल नहीं कर पाए तो क्या खो जाएगा? अगर तुमने हासिल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम्हारा WHY मजबूत है, जैसे अपने माता पिता को गरीबी से निकालना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दुनिया को साबित करना कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो WHY तुम्हें सुबह बिस्तर से लात मार के उठाएगा। स्टेप 2, तुरंत शुरू करो, इमीडिएट एक्शन। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इंतजार करना। लोग कहते हैं पहले थोड़ा और सीख लूं, पहले सही इक्विपमेंट खरीद लूं, पहले सही समय आने दो। सुनो, सही समय कभी नहीं आता। अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार करोगे तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। अपने फोन से वीडियो बनाओ, अपने कमरे से बिजनेस चलाओ, अपनी छोटी सी नोटबुक से लिखना शुरू करो। कंसिस्टेंसी को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे बस एक्शन चाहिए। मैं तुम्हें एक रूल देता हूँ, 5 सेकंड का रूल। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए या करने का मन करे तो 5, 4, 3, 2, 1
गो, सोचने का वक्त ही मत दो दिमाग को, क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम डरते हो, और जब तुम करते हो तो डर गायब हो जाता है। स्टेप 3, नकारात्मकता के लिए दरवाजा बंद करो, गार्ड योर माइंड। ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे आसपास के लोग। ये YouTube तुमसे नहीं होगा। बिजनेस, अरे नौकरी करो, सुरक्षित है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चिल कर लो। ये लोग तुम्हें खींच कर नीचे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो उनकी औकात दिख जाएगी। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जा रहा है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, क्लोज्ड माइंड टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लो, नेगेटिव न्यूज के लिए, टॉक्सिक फ्रेंड्स के लिए, टाइम वेस्टिंग कंटेंट के लिए, और खोल लो अपने दिमाग के दरवाजे पॉजिटिव बुक्स के लिए, इंस्पायरिंग पीपल के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, जो बीज तुम बोओगे वही फल मिलेगा। अगर नेगेटिव बीज बोओगे तो नेगेटिव फल मिलेगा। स्टेप 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। ये सबसे शक्तिशाली हथियार है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारे 95% डिसीजंस लेता है। समस्या ये है कि अभी तक तुम उसे गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूँ, मेरी लक खराब है। अब से तुम्हें उसे नई प्रोग्रामिंग देनी होगी। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शीशे में देखकर जोर से बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। शुरू में ये झूठ लगेगा, अजीब लगेगा, पर करते रहो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। अगर तुम उसे बार बार बोलोगे तो वो मान लेगा, और जिस दिन उसने मान लिया उस दिन तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कंसिस्टेंट बन जाएगा। स्टेप 5, 2 डे रूल, नया एडिशन। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप देता हूं जो मैंने सबसे सक्सेसफुल लोगों में देखा है। नेवर मिस 2 days इन ए रॉ। लगातार 2 दिन मत छोड़ो। देखो, तुम इंसान हो, कभी कभी थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, इमरजेंसी आएगी, एक दिन छूट सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर तुमने लगातार 2 दिन छोड़ दिए तो वो आदत टूट जाएगी। फिर तीसरा दिन आसान हो जाता है छोड़ना, फिर चौथा, फिर 5वां, और इसी तरह तुम्हारा पूरा स्ट्रीक खत्म हो जाता है। तो याद रखो, 1 day ऑफ टक्स ओके, 2 days ऑफ डेंजर। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन जबरदस्ती वापस आ जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, पर करो। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने अपनी किताब में लिखी थी, पर आज तुम इसे महसूस करो। ये है R.U. डार्बी की कहानी। सोने का बुखार सन 1800 के अंत में अमेरिका में गोल्ड रश, सोने की भागदौड़ चल रही थी। हर कोई अमीर बनना चाहता था। डार्बी को भी वो बुखार चढ़ा। उसने सोचा, मैं भी अमीर बनूंगा। वो कोलोराडो की पहाड़ियों में गया, जमीन खरीदी और खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, और एक दिन उसे सोना मिल गया। वो खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, मैं अमीर बन गया, लाइफ सेट हो गई। लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए उसे बड़ी मशीनों की जरूरत थी। वापसी और मेहनत। डार्बी वापस घर गया, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, मशीनरी खरीदी और वापस आया। उसने और उसके चाचा ने काम शुरू किया। पहला ट्रक भर गया सोने के पत्थर से, दूसरा ट्रक फिर से भरा। डार्बी को लगा, बस हो गया, अब तो लाखों करोड़ों मिलेंगे। अचानक सब खत्म, लेकिन अचानक सोना गायब हो गया। जमीन में सोने की वो नस, वेन खत्म हो गई, कहीं नहीं मिल रहा था। डार्बी ने और खोदा और नीचे गया। दिन रात काम किया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, कुछ नहीं मिला। डार्बी का हौसला टूट गया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद अमीर बनना मेरे नसीब में नहीं। थक कर, हार कर उसने वो पूरी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेच दी और घर चला गया। हारा हुआ, टूटा हुआ। मोड़, अब सुनो, यहाँ से कहानी पलटती है। वो कबाड़ी वाला मूर्ख नहीं था। उसने सोचा, डार्बी इतनी मेहनत कर रहा था, जरूर कुछ है यहाँ। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन को परखा, कैलकुलेशंस किए और कहा, डार्बी फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसे जियोलॉजी की समझ नहीं थी। जब जमीन के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं तो सोने की नस थोड़ा तिरछी हो जाती है। सोना खत्म नहीं हुआ है, सोना यहाँ से बस 3 फीट दूर है। सिर्फ 3 फीट कबाड़ी वाले ने खोदा, सही दिशा में, सिर्फ 3 फीट। और
करोड़ों रुपयों का सोना मिल गया। सबक डार्बी ने कंसिस्टेंसी तोड़ दी जब वो सबसे करीब था। बस 3 फीट, बस थोड़ी सी और मेहनत, बस थोड़ा सा और धैर्य, पर वो हार मान गया। जिंदगी भी यही करती है तुम्हारे साथ। जब तुम सक्सेस के सबसे करीब होते हो तभी सबसे बड़ी मुश्किल आती है। तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, बस एक वीडियो वायरल होने वाली है। तुम्हारे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, बस एक बड़ा डील होने वाला है। तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बस कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। लेकिन तभी तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, छोड़ देता हूं। मेरे दोस्तों, वही वो पल है जहां फोर्स लगाना है। जब अंधेरा सबसे गहरा हो, समझ लेना सवेरा होने वाला है। क्या पता तुम अपनी मंजिल से सिर्फ 3 फीट दूर हो। क्या तुम वही गलती करोगे जो डार्बी ने की, या तुम वो आखिरी हथौड़ा मारोगे? अब मैं तुम्हें एक बोनस देता हूं। जब मैंने ये सिद्धांत लिखे थे तब हमारे पास ब्रेन साइंस नहीं थी, लेकिन आज विज्ञान साइंस ने साबित कर दिया है कि मैं सही था। डोपामीन का खेल तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल है, डोपामीन। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा महसूस होता है। समस्या ये है, आजकल तुम्हारा दिमाग चीप डोपामाइन का आदी हो गया है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, डोपामाइन नेटफ्लिक्स देखो, डोपामाइन जंक फूड खाओ, डोपामाइन ये सब तुरंत मिल जाता है बिना मेहनत के। लेकिन रियल सक्सेस में डोपामाइन देर से आता है। जिम जाओ, पहले दर्द, डोपामीन 3 महीने बाद जब बॉडी बने। बिजनेस करो, पहले लॉस, डोपामीन 1 साल बाद जब प्रॉफिट हो। स्टडी करो, पहले बोरियत, डोपामीन एग्जाम रिजल्ट्स के बाद। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो कहता है मुझे अभी डोपामाइन चाहिए। यूट्यूब चला लो। हैबिट लूप साइंटिस्ट्स ने पाया है कि हर हैबिट में 3 चीजें होती हैं। क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो तुम्हें याद दिलाए, रूटीन, कार्यक्रम, वो एक्शन जो तुम करते हो, रिवॉर्ड, इनाम, वो अच्छा फील जो मिलता है। अगर तुम कंसिस्टेंसी चाहते हो तो तुम्हें ये लूप बनानी होगी। एग्जाम्पल, क्यू, अलार्म बजते ही जिम क्लोथ्स पहन लो तुरंत। रूटीन, 30 मिनट वर्कआउट करो। रिवॉर्ड, खुद को बोलो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। प्लस एक हेल्थी स्मूदी पियो। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, पर जब ये लूप बन जाएगा तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली करने लगेगा। 21 डेज एक मिथ है। लोग कहते हैं 81 दिन में हैबिट बन जाती है। गलत। रिसर्च कहती है औसतन 66 दिन लगते हैं। कुछ लोगों को 18 दिन, कुछ को 254 दिन। तो अगर तुमने 21 दिन किया और फिर छोड़ दिया तो तुमने बहुत जल्दी क्विट कर दिया। कम से कम 90 दिन का गोल रखो। 90 दिन 3 महीने, इतना समय दो खुद को और तुम देखोगे मैजिक होगा। तो आज अभी इसी पल निर्णय लो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, भीड़ का हिस्सा बन जाओ। उन 98% लोगों की तरह जो सपने देखते हैं पर करते नहीं, गोल्स बनाते हैं पर तोड़ देते हैं, बहाने बनाते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेते। ये लोग पैदा हुए, जिए और मर गए बिना कोई निशान छोड़े। रास्ता नंबर 2, उन 2% में शामिल हो जाओ। वो लोग जो हर दिन उठते हैं, चाहे कैसा भी फील हो, हर दिन काम करते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या नहीं, हर दिन आगे बढ़ते हैं, चाहे रिजल्ट्स दिखें या नहीं। ये वो लोग हैं जिनका नाम इतिहास याद रखता है। फोर्स योरसेल्फ। जब सुबह नींद आए, उठने के लिए खुद को मजबूर करो। जब काम करने का मन न हो, काम करने के लिए खुद को मजबूर करो। जब दर्द हो, चलते रहने के लिए खुद को मजबूर करो, क्योंकि जानते हो क्या होगा, कुछ समय बाद ये दर्द चला जाएगा, ये मेहनत आदत बन जाएगी। और जिस दिन कंसिस्टेंसी तुम्हारी आदत बन गई, उस दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। उस दिन तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर खुद ब खुद करेगा। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे पास वो मास्टरमाइंड है जो एडिसन के पास था, तुम्हारे पास वो बर्निंग डिजायर है जो फोर्ड के पास थी, तुम्हारे पास वो परसिस्टेंस है जो कार्नेगी के पास थी। बस अपनी जिद को जगाओ। अंतिम आह्वान में नेपोलियन हिल, तुम्हारे अंदर उस विजेता विनर को देख रहा हूं। वो अभी सोया हुआ है, पर वो है, वो तुम्हारे अंदर है। उसे जगाओ। रुको मत, झुको मत, पीछे मुड़ के मत देखो। आज से हर दिन एक कदम आगे, चाहे छोटा कदम हो, चाहे थरथराते पैरों से हो, पर आगे बढ़ो। कमेंट में अपना वादा करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में आग जलाई है तो मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो आई विल नेवर क्विट, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अपना गोल भी लिखो डेट के साथ, जैसे 31 दिसंबर 2025 तक मैं 10 लाख कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम लिखकर कमिटमेंट करते हो तो ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि तुम गंभीर हो, और जब ब्रह्मांड को पता चलता है
तो वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चाहते हो कि रोज मैं तुम्हारे दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करूं तो लक्ष्य ABMK को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने नहीं आए, बस सुनने नहीं आए, हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं। अंतिम शब्द, जाओ मेरे दोस्तों, जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। दिखाओ उन्हें कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम कोई ड्रिफ्टर नहीं हो, तुम एक विनर हो, और विनर्स कभी हार नहीं मानते। जीत तुम्हारी है, सक्सेस तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है। बस फोर्स करो खुद को हर दिन बिना रुके। अब जाओ और अनस्टॉपेबल बन जाओ। 3 feet from gold, don't quit now, लक्ष्य ABMK।